अब एक ये सबसे टेढ़ा खसरा आपके सामने, और विशेष रूप से सिविल न्यायालयों में इस तरह के खसरे, क्योंकि ज्यादातर आबादी लैंड के डिस्प्यूट, बस्तित के डिस्प्यूट आपके सामने आएंगे, तो वहां पर ये बस्तित का खसरा जो है जिल तकसीम आपके सामने पेश हो सकता है। और ये ज्यादातर रिकॉर्ड पर्शियन में है, जिसका अनुवाद आपके मांगने पर अनुवाद भी उसका मिल जाएगा देखने के लिए। ये नकल खसरा डी बस्तित आज जिल तकसीम मौजा बांस घाटी तपा सलेमपुर मझौली तहसील देवरिया जिला गोरखपुर सन 1916 का ये खसरा है, ये कट गया है 1916 का, ये गोरखपुर का, तब जिला ये देवरिया जो था गोरखपुर जिले की तहसील थी। तो एक इस तरह का खसरा, इसका विशेषता इस खसरे की देखिए कि इस खसरे में जो मकान है या जो आबादी है उससे संबंधित डिटेल्स इसमें दिए हुए हैं। ये खसरे आपके पास अक्सर इस तरह के खसरे दाखिल हो सकते हैं। इनके कॉलम को समझ लीजिए। डी नंबर, सिकमी नंबर, बासिंदा मकान, मालिक मकान, पूर्व पश्चिम औसत, उत्तर दक्षिण औसत, रकबा देही, रकबा सरकारी और कैफियत है रिमार्क। डी नंबर है जहां पर वो बस्ती है, बस्ती बनी हुई है, जहां पर लोग बसे हुए हैं, वो कोई न कोई डी नंबर का पार्ट होता है। और तकसीम जब होती है, अब तो इस समय कोई इसका तकसीम कराने का कोई मतलब नहीं है। उस जमाने में जमींदार अपने महाल से संबंधित जो भी डी वगैरह थे, वो उसमें वो बसे हुए लोगों के पजेशन के अनुसार उनका तकसीम करवा करके उनका पूरा डिटेल उसमें नोट कर दिया जाता था कि उसमें कौन कौन लोग बसे हैं और उनका क्या क्या चीज है। तो जैसे एक ये डी नंबर है 508, सिकमी नंबर 40। यहां पर आप देखेंगे प्लॉट नंबर नहीं है, सिकमी नंबर है। सिकमी पोजीशन से मतलब है कि पोजीशन किसका है इसमें। तो पोजीशन जो है, जो व्यक्ति का पोजीशन है, पोजीशन नंबर ही सिकमी नंबर उसको दे दिया जाता था। ये 40 नंबर जो है सिकमी नंबर है। और उसका बासिंदा कौन है, जिसका मकान है उसका मालिक कौन है, तो रामनाथ कांदू। तो ये रामनाथ है, ओम कांदू है। और भूसौला घोटौला इनका उस स्थान पर है, भूसा घर बनवाए हैं और मवेशियों को रखने के लिए घोटौला बनाए हैं। और जो इनका पोजीशन है सिकमी है, वो कितना कितना है, 3 पाई 3 पाई, औसत हो गया 3-5। पाई का मतलब यहाँ 5 से मतलब है। 5 इसलिए है कि ये जो 3 है वो 3 गट्ठा है, और 3 गट्ठा जो है उसको 20 भाग में कर दिया गया, तो 3.25 गट्ठा मतलब 3 पाई, और 3 पाई इसको 3-5 कर दिया गया। उसी तरह से ये 2 के आगे 3 पाई मतलब 3.25 गट्ठा उत्तर, 3.25 गट्ठा दक्षिण, औसत हो गया 2.15। और रकबा देही गवई रकबा उसका 10 धुर है, सरकारी रकबा 9 धुर है। ये इस तरह से आप उसको समझेंगे कि उसका जो भी रकबा है।
और मौजूदा समय में अगर आप कमीशन भेज करके उसका नाप जोख कराएंगे तो आप उसको बाकायदा फीट या मीटर में भी नाप जोख करवा सकते हैं। कन्वर्जन टेबल से इसको कन्वर्ट करके आप समझ सकते हैं कि एक्चुअली जो है ये सिक्मी नंबर 40 कितने वर्ग फुट या कितने वर्ग मीटर में है। पुराने पैमाने में ये धूर का पैमाना है, 20 धूर का एक जो है बिस्वा होता था, एक कट्ठा, अब 20 कट्ठे का एक बीघा, तो उस हिसाब से ये पैमाना बना हुआ है। तो ये आपको पर्शियन लिपि में इस तरह के खसरा आपको देखने को मिल सकते हैं। आप जब भी मिले तो उसको आप इस तरह से समझेंगे कि ये सिक्मी नंबरान इनका उत्तर दक्षिण कितना लंबा है, दक्षिण और पूर्व पश्चिम कितना ये लंबा चौड़ा है, ये चीज आप इससे आप समझ सकते हैं। ये जो गट्ठा है वो 3.25 गट्ठा इसको पढ़ा जाएगा। 3 पाई का मतलब होता है 3.25 गट्ठा। एक गट्ठा बराबर 8 फीट 3 इंच होता है। तो 8 फीट 3 इंच का एक गट्ठा होता है। औसत जो निकाला गया है औसत इंटू औसत कर देंगे तो ये धूर में उसका क्षेत्रफल आएगा। अब आते हैं खतौनी पर। अब ये प्रेजेंट खतौनी जो कंप्यूटराइज्ड खतौनी है आपके सामने फ्रीक्वेंटली पेश होगी इस तरह की खतौनी, जिसको आप देखेंगे तुरंत आपकी नजर इस भाग पर जानी चाहिए। 1425 असली वर्ष दिया हुआ है, 1425 से 1430। तो इससे आप ये निकालेंगे कि हमारा जो करंट फसली वर्ष है वो क्या है, या उसी के बीच की पीरियड में है कि ये उससे बाहर का दिखा रहा है पीरियड। एक चीज तो ये देख लेंगे। उसके बाद जो भी उसका खातेदार है वो किस प्रकार का है, तो श्रेणी 1 का मतलब संक्रमणीय भूमिधर है वो, और उसकी खाता संख्या 25 है, नाम तारकेश्वरनाथ है, और भौमिक अधिकार प्रारंभ होने का वर्ष तो ये 1398 फसली से पहले से या 1398 फसली में हो सकता है वो उसके बाप दादे या उसने स्वयं परचेज किया हो, जो भी हो उसका जो अधिकार मिला है भूमिधर संक्रमणीय वो 1398 फसली से मिला है, और उसकी घाटा संख्या है 88, रकबा 0.109 हेक्टेयर, और इसकी मालगुजारी ₹2.70 है। इसके 13 कालम में से 7 से 12 कालम जो है ये जब भी कोई चेंज होता है पोजीशन का तो वो आदेश जो है फसली वर्ष के अनुसार ये 7 से 12 में 6 कालम आएंगे, 1425, 1426, 1427, 1428, 1429, 1430। जिस फसली वर्ष में कोई परिवर्तन आदेश हुआ रहेगा उसके सामने वो वैसे ही मेंशन कर दिया जाएगा। इसको स्पष्ट और दिखाते हैं। ये देखिए, ये जो है सेम चीज है, हेक्सेनियल पाका 11 भी, जिसको आप लोगों के सामने बहस के दौरान पैरा 123 उत्तर प्रदेश लैंड रिकॉर्ड्स मैनुअल के हिसाब से पाका 11 जब भी कोई नॉन कंटेस्टेड सक्सेशन अनडिस्प्यूटेड सक्सेशन की केस होती है तो यह इसमें पाका 11 के माध्यम से उसका नाम चढ़ता है। सारे फसली वर्ष यहाँ नोट है 1425 से 1430। जिस फसली वर्ष में कोई नाम चेंज हुआ रहेगा वह जो है सब्सटेंस ऑफ ऑर्डर इफेक्टिंग चेंज विथ नंबर एंड डेट ऑफ ऑर्डर एंड डेजिग्नेशन ऑफ अथॉरिटी पासिंग इट अटेस्टेड बाय द रजिस्ट्रार रेवेन्यू इंस्पेक्टर अनडिस्प्यूटेड सक्सेशन। तो अनडिस्प्यूटेड सक्सेशन इसमें मेंशन रहेंगे।
एरिया ऑफ दिस प्लॉट इन सेटलमेंट बीघा या एकर्स। अब ये चीज चेंज हो गया है, अब हेक्टेयर्स में सब आ रहा है, बीघा और एकर्स नहीं है। कसरा खाता और रेजिडेंस, ईयर ऑफ कमेंसमेंट वही थी कि कब से ये इनका टेन्योर शुरू होता है, कब कमेंस होता है। तो ये इस तरह से ये पक्का 11 का ये प्रारूप है, ये आपके सामने आ सकता है कि पक्का 11 से उसका नाम चढ़ गया है बाय इनहेरिटेंस। सर नेक्स्ट, ये एक 40 वर्ष असिस्टेंट डायरेक्टर 2006 इलाहाबाद, इसको आप लोग पढ़ लेंगे। इसमें पूरा डिटेल में यूपी लैंड रिकॉर्ड मैनुअल और यूपी लैंड रिव्यू एक्ट के जो भी प्रावधान हैं उनका डिस्कशन किया गया है और डिटेल में बताया गया है, इसको पढ़ लीजिएगा। व्हाट इज बेनामी, एक ये भी शब्द आपके सुनने में आ सकता है कि ये बेनामी क्या होता है। तो आज ही आप समझ लीजिए कि बेनामी शब्द ही गलत है। बेनामी कुछ नहीं होता है, हर चीज किसी न किसी के नाम से होती है, तो वह बेनामी नहीं है बल्कि बारनामी है, मतलब इन दी नेम ऑफ। एक्चुअली ये टैक्स इत्यादि से संबंधित थेफ्ट करने के लिए प्रॉपर्टी जो है खुद एक्वायर करते थे इन द नेम ऑफ somebody else, in the name of respect etc. तो वह जो है बेनामी करते थे, लेकिन एक्चुअली ये बेनामी नहीं है बल्कि बानामी होता है। तो इसको आप समझ लेंगे। रबी आपको बता दिया गया, क्रॉप ग्रोन विंटर एंड हार्वेस्टेड इन द स्प्रिंग आफ्टर देयर रिपनिंग इन द बिगिनिंग ऑफ द हॉट सीजन। ये रबी की फसल होती है जो नवंबर दिसंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल तक उसकी हार्वेस्टिंग हो जाती है, जिसमें प्रमुख फसल गेहूं है, चना है। तालुका, तालुका जो है पहले जमींदारी जो होती थी उसके अंदर में तालुकदार होते थे। तो छोटे छोटे जो तालुके होते थे, अब आज के युग में जैसे जिले में तहसील का स्थान हो गया है, वह अब भी किन्हीं प्रांतों में तालुका ही कहलाता है। तो उसको अब एक और डिस्प्यूट जो फ्रीक्वेंटली सिविल कोर्ट्स में आते रहते हैं वो पट्टा से संबंधित डिस्प्यूट है कि पट्टा उसको मिला हुआ है और उस पर उसने अपना मकान, रिहायश या मवेशियों को रखने के लिए घुटौला वगैरह बना करके कागज दखील है, अब उसके कब्जा दखल में हस्तक्षेप कोई कर रहा है तो इंजंक्शन मांगने के लिए आएगा। तो पट्टा जनरली इस सेंस में आपके सामने आएगा। अदरवाइज पट्टा बहुत ही व्यापक टर्म है जो कि लीज के प्रावधान है, उसके तहत एग्रीकल्चरल लैंड का लीज होता है। वह पट्टा स्पेसिफिक पीरियड और एक रेंट उसके बदले में लेकर के दिया जाता है। वह बकायदा एक लीज एग्रीमेंट के एग्जीक्यूट होने के बाद से प्रभाव में आता है। लेकिन ये जो पट्टा जो सिविल कोर्ट्स के लिए समझने की चीज है
वो पट्टा स्पेशली आबादी रैंक का होता है, जो पिछले कई सालों में तरह तरह के ऑर्डिनेंस आए और उसके संबंध में नियम आए। देखना आपको ये होता है कि जनरली इस तरह के पट्टे उस समय के गांव प्रधान जो भी रहे हैं, वो पट्टे की कार्रवाई बहुत कम किए हैं, केवल उससे कुछ शुल्क लेकर के उसको एक रसीद दे दिए हैं और उसी के आधार पर वह काबिज है उस पर, और एक्चुअली पट्टे की कार्रवाई किया नहीं गया या उसका कंफर्मेशन कराया नहीं गया, ये सारी बातें आपको बहस के दौरान देखनी होती होगी। तो बस यहाँ आप सिर्फ इतना देखिएगा कि पट्टा जो कह रहा है वो क्या पट्टे की कार्रवाई प्रस्ताव जो हुआ भूमि प्रबंधक समिति का, वो प्रस्ताव की कॉपी और उस पर बकायदा असिस्टेंट कलेक्टर का अप्रूवल, ये सब चीजें उस दाखिल किया है या नहीं। अगर सिर्फ प्रधान का लिखा हुआ एक छोटी सी रसीद दे दिया है तो वह पट्टे की कार्रवाई को पूरा करने के लिए सफिशिएंट नहीं होता है। एक और आएगा मिन जुमला नंबर कॉन्सेप्ट, इसका समझ लीजिए। सेक्शन 30 सब क्लास 2 और रूल 26 यूपी लैंड रेवेन्यू कोड एंड रेवेन्यू रूल्स के तहत दिया हुआ है कि डिवीजन ऑफ प्लॉट विच एग्जिस्ट ओनली ऑन द पेपर बट नॉट ऑन फील्ड। सेक्शन 495 में जुमला नंबर चाहे सजरा नंबर denoting a component part of a field which has theoretically been partitioned but physically has not been partitioned। तो पता चलेगा कि कोई प्लॉट है बड़ा सा, उसमें 3-4 खातेदार थे, अब उनका खाते का बंटवारा हो गया, अलग खाते हो गए, लेकिन जो प्लॉट है वो मौके पर ज्यों का त्यों है, प्लॉट में कोई इस तरह का पार्टीशन नहीं हुआ है। तो एक ही प्लॉट खाता बढ़ जाने के कारण डिफरेंट खातों में वह आ रहा है एक ही प्लॉट, तो इसलिए वो अब मिलजुला हो गया, मतलब कई खातेदारों का एक ही प्लॉट पर हक है, मौके पर उसका बंटवारा नहीं हुआ है। तो ये मिलजुला नंबर है। अब पट्टा के मामले में और भी बहुत सारे पट्टे आपके सामने दाखिल हो सकते हैं। गांव सभा में कोई पॉन्ड है, फिशरी के लिए पट्टा गांव सभा उसको दी है कि वो मछली पालन करे, कुक्कुट पालन करे, जो भी है। तो इन सारे पट्टों की वैधता टेस्ट करने के लिए या चैलेंज करने के लिए सिविल कोर्ट को कोई अख्तियार नहीं है। ये प्रश्न इसी से संबंधित है। whether civil court would have jurisdiction to consider matters regarding settlement of fisheries rights in respect of lease granted under 1950 Act। तो ये फिशरी राइट्स के सेटलमेंट से संबंधित डिस्प्यूट को सिविल कोर्ट को देखने का अधिकार है या नहीं है, ये चीज राम कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 2005 इलाहाबाद कोर्ट बेंच में स्पष्ट रूप से ऑनरेबल कोर्ट ने पिछले शिमलेश कुमार वर्सेस गांव सभा के निर्णय का हवाला देते हुए कहा कि कोर्ट टुक द व्यू दैट वैलिडिटी ऑफ लीज ग्रांटेड अंडर 1950 एक्ट इज फाइनल विच बार सिविल सूट और एनी अदर प्रोसीडिंग इन सिविल कोर्ट। तो आप ये भी सावधान रहेंगे कि इस तरह के अगर कोई सेटलमेंट है पट्टा के तहत किसी राइट्स के, तो उन राइट्स के संबंध में कोई डिस्प्यूट राइज होता है तो उसका अधिकार सिविल कोर्ट को नहीं है। व्हाट इज द प्रोसीजर रिगार्डिंग ग्रांट ऑफ पट्टा ऑफ आबादी लैंड? आबादी लैंड मैंने कहा कि आपको ये देख लेना चाहिए कि जो प्रोसीजर है उसको फॉलो करते हुए पट्टा दिया गया नहीं दिया गया। तो ये प्रोसीजर जो है
ये जगत नारायण सिंह वर्सेस डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट 2012 इलाहाबाद के मामले में ऑनरेबल कोर्ट ने ये व्यवस्था दिया है कि 24/5/71 से पहले 115 यल से 115 यम तक यूपीजेडएल रूल्स के तहत ये पट्टे के संबंध में असिस्टेंट कलेक्टर को उसके कैंसिलेशन का पावर दिया गया था। अब उस 24/5/71 के बाद से सेक्शन 112C आ गया, यूपी ऑर्डिनेंस 8 ऑफ 1971 के द्वारा इंट्रोड्यूस किया, which came into force with effect from 24 May 1971. Then, as per section 128 of the Act, government has been given power to make rules prescribing the procedure for allotment of the land under पट्टा। तो वह प्रोसीजर जो भी प्रेस्क्राइब करने का अधिकार स्टेट गवर्नमेंट को दिया गया है, उस प्रोसीजर को फॉलो करते हुए पट्टा दिया गया या नहीं दिया गया, यह चीज आप पट्टे की वैलिडिटी जो आबादी एंड के संबंध में है उसके बारे में आप टेस्ट कर सकते हैं। तो कभी भी केवल उस रसीद से कंफ्यूज न होइएगा जो उसके रेंट या उसके बदले में कोई शुल्क लेने के संबंध में वैसे ही रसीद लिख करके दे दिया गया अपने चहेतों को और पट्टे की कार्रवाई मुकम्मल नहीं की गई तो वह वैध पट्टा नहीं कहा जाएगा। अब आते हैं, जहां भी आपने देखा चाहे खतौनी हो या खसरा हो, उन सब में फसली वर्ष का उल्लेख है, कैलेंडर वर्ष का उल्लेख नहीं है। तो फसली वर्ष कब से शुरू हुआ, फसली वर्ष क्या है, इसको आप समझ लीजिए और आगे जब भी फसली वर्ष निकालना हो तो आसानी से उसको आप निकाल सकते हैं। उसके लिए ये कुछ नंबर आपके सामने हैं, इसको ध्यान में रखिएगा। 1555, 56, 963, 592, 593। 1555-56 जो है अकबर के एक्सेशन टू द थ्रोन, अब ये सत्तासीन होने का उसका वर्ष है, अकबर का जब राजगद्दी पाया है 1555-56 और उसके थ्रोन होल्ड करने का वो हिजरी वर्ष जो था 963 था। और इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 592 या 593 है, 55 और 56 का। तो उस समय के कैलेंडर वर्ष और हिजरी वर्ष जो था उसका जो डिफरेंस था वो 592 593 था। उसको रैंडमली उसने अकबर ने फसली वर्ष के रूप में, फसली वर्ष 1 के रूप में उसने घोषित करके और वहां से फसली वर्ष 1 नहीं 963 ये जो फसली है उसको ले लिया कि वही से तो फसली वर्ष 1 का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, वह 963 को ही फसली मान करके और वहीं से चालू कर दिया और अब तक वो चला आ रहा है। इसलिए जब भी कोई आपको फसली वर्ष निकालना है तो कैलेंडर ईयर में 592 या 593 आपको घटाने होंगे। 592 कब घटाएंगे? कैलेंडर ईयर अगर आप जुलाई से दिसंबर के बीच में है
तो 592 घटाएंगे। जनवरी से जून के बीच में है तो 593 घटाएंगे। सपोज इस समय आपको फसली वर्ष निकालना है 2020 में, और आप इस समय जून से पहले हैं, जनवरी से जून के बीच में हैं, तो आपको 593 घटाएंगे तो 1427 फसली वर्ष आएगा, करंट फसली वर्ष। तो वह आपको इस हिसाब से फसली वर्ष आपको निकालना है। फसली वर्ष 1 जुलाई से शुरू होकर के 30 जून नेक्स्ट ईयर, सपोज कभी 1 जुलाई 2020 से शुरू होगा तो वो फसली वर्ष चलेगा 30 जून 2021 तक। 1 जुलाई से जब आप घटाएंगे 2020 से तो 592 घटाएंगे 1 जुलाई से 31 दिसंबर के बीच में, और वो 1428 फसली शुरू हो जाएगा 1 जुलाई से, और ये आगे तक चलेगा। जब आप जनवरी में प्रवेश करेंगे 21 में तो 593 घटाएंगे तो वो बैठ जाएगा। तो इस तरह से आपको फसली वर्ष की गणना करनी है, और फसली वर्ष से ही आप ये निकालेंगे कि जो आपके सामने खतौनी दाखिल है, जो खसरा दाखिल है, वो किस ईयर का है। The era dated from Akbar succession year, the Muslim year 1963. This was also the Hindu Samvat era year 1612. What is mutation? दाखिल खारिज क्या होता है, ये भी आपके सामने आएगा कि दाखिल खारिज की प्रक्रिया क्या होती है, और इस दाखिल खारिज के एंट्रीज का रेलेवेंस क्या है। तो आप देखिए, लखनऊ वर्सेस बोर्ड ऑफ रेवेन्यू 1984 आर्टिकल 378 में कोर्ट ने कहा कि म्यूटेशन मीन्स चेंज ऑफ प्रीवियस एंट्री बाय द न्यू वन। इट इज फिस्कल प्रोसीडिंग व्हिच इज solely related to the rent of land. Such proceedings are not related as to the rights and title of the parties. To be very clear, mutation entry is not proof of right and title. It is only a fiscal entry for the purpose of collecting revenue. So many times honorable court have said this in Savarni versus Inder Kaur 1996, held that the mutation of a property in the revenue record does not create or extinguish title, nor does it have any presumptive value on the title. It only enables the person in whose favor mutation is ordered to pay the land revenue in question. So, Honorable Supreme Court also has said the same thing in 1996, and many other rulings of Honorable Supreme Court so many times has declared that this mutation entry does not create nor extinguish any right or title. It is only to facilitate the collection of land revenue. The entry in favor of whomsoever he will be entitled to pay land revenue to the questioned land. In Balwant Singh versus Daulat Singh, similar observations were made
by the Supreme Court where it was held that a party is not divested of his title in the suit property as a result of mutation in claim. In Narasimha versus State of Karnataka 2009, Honorable Supreme Court reiterated the above position by observing that it is true that the entries in the revenue record cannot create any title in respect of the land in dispute. और रिसेंटली 2019 में माननीय उच्चतम न्यायालय ने श्रीमती भीमाबाई वर्सेस महादेव कामलेकर वर्सेस आर्थर इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट कंपनी के मामले में अगेन वही चीज रिक्रिएट किया, म्यूटेशन एंट्री इन द रेवेन्यू रिकॉर्ड डज नॉट क्रिएट और एक्सटिंग्विश टाइटल ओवर द लैंड, nor such entry has any presumptive value on the title of such land. The Supreme Court reached the above conclusion following a series of decisions laying down the above principles of law. तो आपने देखा कि जो भी वह एंट्री है, वह एंट्री in itself is not proof of any extension or creation of right. आपको अगर एक्चुअली उसके संबंध में कोई देखना है राइट टाइटल या जो भी, तो मोड ऑफ एक्विजिशन उसके संबंध में कैसे उसको राइट मिला है, ये चीज देखना होगा। थैंक यू ऑल।